हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कल्पसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जो कि थी जीएस फॉर ऑल सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी सब्जेक्ट को कवर कर रहे थे, जो कि एक साइंस का एक डोमेन है। ठीक है, साइंस का एक सब्जेक्ट है। तो मैंने दो क्लासें ले ली थी आपकी, है ना। इन लास्ट टू लेक्चर्स में मैंने आपको ब्रांचेस के बारे में बताया, बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बताया। ठीक है, सेल, व्हाट इज सेल, साइटो और सेल सेम या डिफरेंट है ये बताया। ठीक है, और उसके मिसलेनियस फैक्ट्स दिए मैंने आपको, है ना। सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझाया, सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है ना, क्या क्या ऑर्गेनेल्स होते हैं। फिर हमने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में बात की, है ना स्टूडेंट्स, कि किस किस का क्या क्या फंक्शन होता है ना, पर्टिकुलर ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शन होता है। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब फिनिश कर दिया था। सेल, इवन सेल रेस्पिरेशन भी कंप्लीट कर दिया था। गोल्जी अपार्टस को भी कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वैक्यूल से। ठीक है, तो ये वैक्यूल जो होता है ना, इसको हम राजधानी या रिक्तिका भी कहते हैं। ठीक है, इसको वैक्यूल नेम से जाना जाता है। मोस्टली ये हमको जो बिग वैक्यूल है ना, वो प्लांट्स में मिलता है ना। और जो एनिमल सेल होती है उसमें एक स्मॉल वैक्यूल मिल सकता है। तो एक डिफरेंस होता है बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा, है ना। स्पेस और वेसिकल विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। अब आप बताइए साइटोप्लाज्म क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, है ना। साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप भी दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए, मैं तो बता ही देता हूँ आपको। साइटोप्लाज्म क्या होता है देखते हैं हम। जो हमारा सेल होता है ना, मैंने आपको बताया था सेल जो है एक टाइप से वाटर बलून की तरह है ना। बलून विद इन बलून। तो आप ये समझिए एक बड़ा सा बलून है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, कुछ भी है मतलब लिक्विड है ना। और उसके अंदर भी बलून्स भरे हुए हैं जिनमें भी सेम लिक्विड भरा हुआ है। बलून्स का टाइप अलग है, मतलब उनका साइज अलग अलग है। कोई मतलब स्फेरिकल शेप में है, कोई मतलब ओवल शेप में है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं उसके। तो आप ऐसा समझ लीजिए। तो जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, जो उस जो बिग जो बलून है उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, है ना। उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के भी अंदर एक न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, और एक फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर भी ना। ठीक है, जैसे आपको अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियस के साथ ऐड कर लेंगे तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म मतलब क्या है, फ्लूइड माइनस न्यूक्लियस। ठीक है, सो इनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन एंड टिपिकली कंटेनिंग फ्लूइड, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, फ्लूइड होता है ना। वैक्यूल इज अ स्पेस विद इन अ सेल दैट इज एम्प्टी ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, लाइंड विद अ मेम्ब्रेन एंड फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, स्पेशली इन प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, vacuoles are essential cytoplasmic organelles performing functions such as storage, ingestion, digestion, excretion and expulsion of excess water। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे हमारी बॉडी में 65% से 70% वाटर होता है, तो आप वैसे ही समझ लीजिए जो वाटर बॉडीज होती है ना, वो प्लांट में भी काफी पानी होता है। ठीक है, तो एक्सेस वाटर को कंट्रोल करने का ही काम वैक्यूल का होता है। ये इसमें मतलब कंट्रोल मतलब मेरा है कि उसमें स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो ये सेल के अंदर स्पेस, सेल का जो सेल के अंदर एक स्पेस मान लो आप, एक पर्टिकुलर स्पेस है जो जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होगा, ये अपने आप में एक बबल टाइप का होगा। ठीक है, और एक मेम्ब्रेन होगी इसकी। अब आप ये देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं, देखिए ये यहाँ पे ये बना हुआ है वैक्यूल्स। ठीक है, ये बना हुआ है जिसमें कि टोनोप्लास्ट आपको ये दिख रहा है। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल दिख रहा है आपको, ये देखिए। ठीक है, ये स्टोरेज मटेरियल्स वगैरह है, पिगमेंट्स हैं, सेल सेप है, और लाइसोसोम है। लाइसोसोम का मैं आपको आई थिंक बता चुका हूँ या नहीं बताया, तो मैं भी नेक्स्ट अभी अभी थोड़े टाइम में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो थोड़ा और देखते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। देखिए ये वाले डायग्राम में आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, ये ग्रीन वाले डायग्राम में ये इतना बड़ा स्पेस है ना, और ये ब्लू कलर का आपको वाटर फील्ड दिखाई देगा, इसके अंदर फ्लूइड है। ठीक है, और ये इसके बाहर ये आपको जो दिख रहा है, ये जितना बड़ा भी एरिया ना, इसमें जो फ्लूइड है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। लेकिन वो साइटोप्लाज्म इसमें नहीं आया क्योंकि इसमें एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफन फाउंड इन प्लांट सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, enables them to attain a large size without accumulating the bulk that would make metabolism difficult। तो आपको पता है कि जब आप कुछ ज़्यादा खा जाते हैं ना, तो हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर इसमें अगर वैक्यूल नहीं होगा ना, तो वो पर्टिकुलर सेल काफ़ी एनलार्ज होता जाएगा, तो वैक्यूल वैक्यूल उसको हेल्प करता है। ठीक है, potent secondary metabolites such as tannins or various biological pigments are also sequestered in the vacuoles in plants, fungi, algae, and other certain organisms to protect the cell from cell toxicity। अब इस लाइन को समझिए, अब लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टेनिस के बारे में भी आपको बताऊंगा जब मैं आपको क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और ये सब टेनिस के बारे में बताऊंगा ना, तो ये उसमें से ही एक पिगमेंट होता है ये, है ना, टेनिस, जिसको हम ब्राउन कलर का कह सकते हैं। ये इसके लिए मैंने एक अलग से डायग्राम रखा है, वो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ना, प्लांट्स, फंजाई, एलगी एलगी एंड अदर जो सर्टेन ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको ना टॉक्सिटी से बचाता है। इसकी वजह से वरना टॉक्सिक हो जाएगी काफी सारा, उसमें भर जाएगा वो चीज। ठीक है, तो वैक्यूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना समझ लीजिए, ये प्लांट में मिलेगा आपको बिग वैक्यूल, और स्मॉल मिलेगा आपको एनिमल में। ठीक है, और ये वाटर बॉडीज, मतलब ये स्टोरेज होता है इसमें। ठीक है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सब काम करता है। ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सेंट्रोसोम समझ लीजिए। सेंट्रोसोम, आपने देखा होगा कि दिवाली पे हम फुलझड़ी चलाते हैं ना, तो फुल काफी सारी फुलझड़ी को लेके आप इनका एक एक्यूमुलेटेड करोगे ना, इनको उनको इकट्ठा करके पकड़ोगे ना, तो कुछ ऐसी टाइप का शेप हो जाता है हमारा सेंट्रोसोम का। ठीक है, जिसको हिंदी में तारकाई कहते हैं। ठीक है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय थियोडर बोवेरी। ठीक है, थियोडर बोवेरी थे, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। सेंट्रोसोम इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो बस यहीं पे रुक जाना है हमको। ठीक है, सेल डिवीजन आपको ये दिख रहा है ना, सेल डिवीजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो सेंट्रोसोम करता है। ठीक है, अब सेल डिवीजन मतलब ये मत समझिए कि सेल डिवीजन एक खराब चीज होती है। सेल डिवीजन तो अच्छी चीज होती है, क्योंकि पेरेंट सेल से चाइल्ड सेल निकलेगी, तो वो न्यू सेल होगी। न्यू सेल होगी मतलब काफी उसमें एनर्जी रहेगी ना, तो ऐसे ही धीरे 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 करके काफी सारी सेल बढ़ती जाएंगी। जैसे आपको पता है कि जैसे अगर हमारा लिवर का ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो लिवर में सबसे जल्दी सेल डिवीजन होता है। जो लिवर सेल्स होती है ना, खुद को बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करके उसको ऑर्गन को ठीक कर देती है, जबकि ब्रेन में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन नहीं हो पाता है। ब्रेन की कुछ जैसे न्यूरॉन सेल है, उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, उसमें भी एक जगह है, मतलब एक चीज है जिसमें होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वरना 90% तो उसमें 90% ऐसी चीज होती है इससे नहीं होता सेल डिवीजन। ठीक है, बिफोर सेल डिवीजन द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स एंड देन एज डिवीजन बिगिंस द टू सेंट्रोसोम्स मूव टू अपोजिट एंड ऑफ द सेल। तो क्या करते हैं, जो भी सेंट्रोसोम होते हैं, जैसे डिवीजन होता है ना, तो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेट में एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ को लाते हैं, तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो हमको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने की। लेकिन अगर मैग्नेट में अगर सेम पोल्स को आप लेके आओगे, जैसे एन एन लेके आओगे, एस एस लेके आओगे, तो वो आप उनके कितने भी पास लाओ, लेकिन वो दूर जाते हैं। वैसे ही समझ लीजिए आप, सेंट्रोसोम में वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जब दूर जाते हैं ना, तो प्रोटीन्स कॉल्ड माइक्रोट्यूबल्स असेंबल इनटू अ स्पाइंडल, ये स्पाइंडल बने हुए। ठीक है, between the two centrosomes and helps separate the replicated chromosomes into the daughter cells। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं। क्रोमोसोम जो होता है हमारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, the centrosome is an important part of how the cell organizes the cell division। There are a lot of processes that need to be coordinated together when you have two cells, both their nucleus and the cytoplasm moving away from each other। ये बता ही चुका हूँ, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक दूर जाता है ना, दूर जाएगा। ठीक है, माइक्रोट्यूबल्स क्रिएट अ स्पाइंडल। माइक्रोट्यूबल मतलब ये एक जैसा स्ट्रक्चर था ना, जैसे एक ये है, मान लो ये एक माइक्रोट्यूबल्स है, एक छोटा सा। ठीक है, ऐसे कई सारे होके ये बंडल सा बना रहे हैं, सॉरी। And that's really structural element of the cell that coordinates the cell moving away from each other
and thus the centrosomes organizes the microtubules, so it's called the microtubules organizing center. तो इसको क्या है, microtubules organizing center भी कहते हैं, ठीक है, इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। द सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स बिफोर सेल डिवीजन, सो दे देन हेल्प टू ऑर्गेनाइज द माइक्रोट्यूबल्स इन सेल डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, वो सेम चीज है ना। तो ये आपका सेंट्रोसोम हो गया। आप सेंट्रोसोम में आपको क्या याद रखना है, सेंट्रोसोम में आपको याद रखना है कि सेल डिवीजन मीन सेंट्रोसोम। तो इसमें क्या होगा, दो जो हमारे सेंट्रोसोम होंगे एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो इट मींस जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही जाएगा, ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे तो माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, जैसे कि ये पेन है, ठीक है, जैसे माइक्रोट्यूबल्स होते हैं, एक्यूमुलेटेड होते हैं, ये प्रोटीन मान लो आप इनको, ये एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। और फिर वो खुद को रेप्लिकेट करता है, कौन, सेंट्रोसोम डॉटर सेल्स में, ठीक है। तो ये ऐसे डिवीजन का प्रोसेस रहता है इसमें, ठीक है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सेंट्रोसोम, ये आपको दिख रहा है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इसके बीच में स्पाइंडल बने हुए हैं, ठीक है। अभी आपको हेलिक्स टाइप का मॉडल दिख रहा है, ये जीन्स है, ठीक है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब आप इसको छोड़िए, आप यहाँ देखिए, ठीक है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, और माइक्रोट्यूबल ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में मतलब उसमें 3 होंगे, ठीक है। तो हम ईआर को देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ईआर। ईआर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब कोई कहता है, काफी लोगों का जैसा कहना है कि ना ईआर अलग अलग होता है, स्मूथ अलग होता है और रफ ईआर अलग होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ईआर सेम ही होता है, लेकिन उसके कुछ पार्ट पे उसमें हम क्या देखते हैं, राइबोसोम जो होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना छोटा छोटा, ये राइबोसोम दिख रहा है, ये आके चिपक जाता है। तो क्यों होता है ये, प्रोटीन की वजह से, तो मैं आपको बता ही दूंगा, है ना। तो ये चिपक जाता है, इसकी वजह से वो सरफेस क्या है, आपको रफ दिखता है, तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, ठीक है। तो द साइटोस्केलेटन, अब देखो साइटो मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ, साइटो मतलब होता है सेल, और स्केलेटन मतलब होता है जैसे हमारा नहीं, ये स्केलेटन होता है कंकाल, मतलब जो हड्डी होती है ना, जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, तो सेल का ये कंकाल हो गया, ठीक है। ये ईआर मतलब क्या होता है, सेल का एक टाइप से स्केलेटन हो गया, ऑल्सो नोन एज द एंडोस्केलेटन, ठीक है। एंडोस्केलेटन ऑफ द cell is formed by the endoplasmic reticulum. So we can say that ER helps in forming a skeleton of the cell. ठीक है, पहली चीज तो ये याद रखना है कि ये क्या होता है, स्केलेटन होता है, स्केलेटन होता है, ये याद रखना है, सेल का, ऑफ सेल, ठीक है, स्केलेटन ऑफ सेल। इट हेल्प्स इन इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस तो काफी सारी होती है, उन सब में हेल्प ऑब्वियसली करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पे ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ठीक है, और ये स्मूथ है, इसमें आपको राइबोसोम नहीं दिखेगा, ठीक है। और ये आपको अंदर दिखेगा, ये न्यूक्लियर एनवेलप न्यूक्लियस के आसपास ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि स्मूथ ईआर जो होता है वो लिपिड, लिपिड का मतलब होता है फैट, फैट के लिए काम करेगा, ठीक है। और रफ ईआर काम करेगा प्रोटीन के लिए, ये प्रोटीन के लिए काम करेगा। तो रफ ईआर आप समझ जाइए, आपको आंख बंद करके भी याद होना चाहिए, रफ ईआर मतलब होगा प्रोटीन, स्मूथ ईआर मतलब होगा लिपिड। आप तो सिंपल सीधी सीधी बात समझ लीजिए, जो जैसे कहते हैं ना, जो बंदा घी खाता है चिकना हो जाता है, एकदम मोटा हो जाता है, तो वो चिकना रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए, स्मूथ मतलब चिकना मतलब लिपिड, चिकना ही मिलेगा ना आपको, प्रोटीन मतलब रफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसको ईआर को ना अंतर्द्रव्यी जालिका भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स एम्बेडेड विद इन इट्स स्ट्रक्चर गिविंग अ रफ अपीयरेंस, ठीक है। तो राइबोसोम्स का मैंने आपको बता दिया, लगे रहते हैं ना, इसमें चिपके रहते हैं, तो ये रफ इसको अपीयरेंस देते हैं। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डज नॉट हैव दीज राइबोसोम्स, हैंस अपीयरिंग स्मूथ, ठीक है। तो अब राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ दिखेगा, राइबोसोम है उसमें तो रफ दिखेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। द फंक्शंस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, ये मैं को आपको मिसलेनियस इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं ना, उनके सीक्रेशन के लिए हेल्प करता है, और इज रिस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, उनका भी
जो मेटाबॉलिज्म है वो इसी की वजह से होता है, ईआर की वजह से होता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, असेंशियल लिपिड्स। तो वो तो मैंने आपको बता ही चुका हूँ, सॉरी। मैं आपको बता चुका हूँ कि लिपिड आपको स्मूथ ईआर से ही सिंथेसिस करके मिलेगा, ठीक है। ईआर रिलीजेस कैल्शियम आयंस विच आर नेसेसरी फॉर द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। तो इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये कैल्शियम आयन को भी सेक्रेशन करता है, कैल्शियम आयन का, जिससे क्या होता है, जो हमारी नर्वस सिस्टम की जो सेल्स हैं और मस्कुलर सिस्टम है, उसको भी मतलब हेल्प करता है ये, ठीक है। कुछ ना कुछ तो हेल्प करता ही होगा ऑब्वियसली, है ना। कैसे हेल्प करता है ये एक जनरल इंफॉर्मेशन है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, तो हमको उसको नहीं जानना है, हमें इतनी डिटेल में नहीं जानना है कि कैसे हेल्प करता है, ठीक है। बस आप इतना समझ लीजिए, हेल्प करता है किसमें, कैल्शियम आयन बनाता है जो कि हेल्प करेंगे नर्वस सिस्टम में और मसल्स में, ठीक है। तो राइबोसोम्स जो कि चिपका हुआ था किस पे, ईआर पे, क्यों चिपका हुआ था अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो भाई साहब एक थे जॉर्ज ई पालाडे, 1955 में इन्होंने राइबोसोम को फर्स्ट टाइम देखा हुआ। तो इन्होंने इसका बोला कि भाई ये राइबोसोम है, ठीक है। तो राइबोसोम वर्ड इज ड्राइव्ड, राइबो राइबो तो क्लियर ही है ना, आपने भी देखा होगा, राइबो मीन्स क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और सोम का मतलब होता है बॉडी, ठीक है। बॉडी कई कई जगह सोम का मतलब लाइफ भी होता है, ठीक है। तो सोमा मीन्स हो गया बॉडी। तो राइबो न्यूक्लियस एसिड की बॉडी, आप पहले समझ लीजिए। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल composed of two subunits. They can be found floating freely in the cell's cytoplasm or embedded within the एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो या तो फिर आपको ये फालतू मिलेंगे किसमें, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड है जो सेल के अंदर था, ठीक है। उसमें या तो ये आपको फ्री मिलेंगे, फ्री नहीं मिलेंगे तो आपको चिपके हुए मिलेंगे किस पे, ईआर पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आप समझ लीजिए प्रोटीन है, ठीक है। तो प्रोटीन पूरी सेल में घूम रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एंड इज देयरफॉर अ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलो या राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन बोलो, क्योंकि प्रोटीन ही होता है इसमें। 37 से 62% तक इसका जो आरएनए है ना, वो उसके बाद जो भी चीज है वो आपको प्रोटीन मिलेगी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो है इसका मतलब ये मान सकते हैं, टू थर्ड पार्ट जो है ना, वो आरएनए होता है। तभी तो उसका राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब राइबोसोम में सी से बना हुआ है, राइबो न्यूक्लिक। राइबो मतलब राइबो न्यूक्लिक हो गया है ना, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अराउंड 37 to 62% ऑफ, ये कहीं कहीं आपको 65% भी मिल जाएगा ना, इसलिए मैंने टू थर्ड लिखा है। इज कंप्राइज ऑफ आर एन एन रेस्टिस प्रोटीन्स, ठीक है। ईच राइबोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू सब यूनिट्स, ठीक है। एक स्मॉलर यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट क्या है, विच बाइंड्स टू अ लार्जर सब यूनिट एंड द एमआरएनए प्रोटीन पैटर्न, सॉरी। तो एमआरए क्या है, ये आगे जाके जब मैं आपको डीएनए और आरएनए पढ़ाऊंगा ना तब पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना समझ लीजिए एमआरए मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। तो एमआरए पैटर्न के लिए काम करेगा स्मॉलर सब यूनिट, और ये बाइंड होगा किससे, लार्जर सब यूनिट से। इन लार्जर सब यूनिट क्या होगी, वो टीआरएनए से बाइंड होगा एंड द अमीनो एसिड इन द स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो आपको उसको ऐसे याद करना है, ठीक है। स्मॉलर यूनिट मतलब हो गया अपना एमआरएनए, उससे बाइंड करेगा ये लार्जर सब यूनिट से, और लार्जर सब यूनिट बाइंड करेगा टीआरएनए से, जो कि और अमीनो एसिड भी इवन, और किससे कनेक्टेड रहेंगे, स्मॉलर सब यूनिट से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सेमी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मतलब होता है जैसे हम मान के चले एक लिक्विड है, ठीक है। तो उसमें किसी हैवी चीज को डालेंगे तो उसमें हम देख लेते हैं कंपैरेटिव स्टडी करके कि मतलब किसमें वेट ज्यादा है। जैसे आप मतलब पानी में अगर आप आयरन बॉल, जैसे ये पेपर वेट है, ठीक है। अगर इस पेपर वेट को अगर मैं वाटर में डालूंगा, ठीक है, और इस टेप को अगर मैं वाटर में डालूंगा, तो सबसे पहले क्या जाएगा, ऑब्वियस है ये जाएगा क्योंकि ये हैवी है, ठीक है। तो इसका जो इसको हम निकालेंगे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट से, ठीक है। तो ऐसे इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है।
तो इस हिसाब से क्या है, इसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं, मतलब एक डिवीजन हो जाता है 70s और 80s, ठीक है। ये आपको स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा और 80s बिगर या लार्जर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, ठीक है। सो कोफिशिएंट्स प्रोकैरियोटिक्स हैव 70, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोकैरियोटिक मतलब आप ये समझ लीजिए इनका न्यूक्लियस अभी डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली सब यूनिट्स कंप्राइजिंग टू द सब यूनिट ऑफ 30s एंड द बिगर सब यूनिट इसमें 50 है, ठीक है। तो ये 30 और 50 वाला सिस्टम ये रहेगा स्मॉलर यूनिट्स में, ठीक है। 30 और 50s वाला, ठीक है। एंड while eukaryotes have while eukaryotes have 80s ribosomes respectively, comprising of little 40s plus substantial 60s subunits, ठीक है। तो राइबोसोम आपका कंप्लीट हो गया। राइबोसोम मतलब आप समझ लीजिए चलता फिरता हमारा प्रोटीन है, ठीक है। बस प्रोटीन फैक्ट्री मान लीजिए आप। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल की न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे आते हैं हम, ठीक है। तो भाई साहब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में द स्ट्रक्चर सेल दैट ये ब्रेन होता है, ब्रेन जैसे हमारा ब्रेन हो सब कुछ काम करता है। द स्ट्रक्चर इन अ सेल दैट कंटेन्स द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। द न्यूक्लियस हैज a membrane around it and is where RNA is made from the DNA in the chromosomes, ठीक है। तो RNA भी बना डीएनए से, ठीक है। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स, कंट्रोल और रेगुलेशन का काम किसका होता है? ब्रेन का। तो द न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, फॉर एग्जांपल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। अब ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म इतनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं तो इंपॉर्टेंट तो हो गई ना, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए न्यूक्लियस। एंड कैरीज द जीन्स स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो जैसे कहते हैं ना हम कि यार आपकी शक्ल तो पापा पे गई है, आपकी शक्ल तो मम्मा पे गई है, आपकी शक्ल तो इस पे गई है, अरे आपके आई वैसे हैं, आपकी नोज वैसी है, आपके ईयर्स वैसे हैं। तो ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, तो ये कैसे आ रही है? जीन्स के थ्रू आ रही है ना। तो जीन्स के थ्रू आ रही है हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो कहाँ पे हो रहा है ये न्यूक्लियस में मिलेगा आपको, न्यूक्लियस में ही आपको डीएनए मिलेगा, जीन जेनेटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये ये सेल है, ठीक है। और इसके अंदर ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। और ये न्यूक्लियस एनवलप है, मतलब एक मेम्ब्रेन है, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स हो गए, ठीक है। ये एनवलप मैंने आपको बता ही दिया। ये लेमिना हो गया, उसके अंदर वाला पार्ट है। ये न्यूक्लियोलस हो गया और उसके अंदर वाला पार्ट। अब ये क्रोमोटिन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब इसके अंदर जो लिक्विड होता है, ठीक है। और ईआर ये बाहर लगा हुआ है, मैंने आपको ईआर वाले में आपको बताया था। ये देखिए राइबोसोम, ये देखिए, ये देखो मैंने बताया था आपको, ये न्यूक्लियर एनवलप है, न्यूक्लियस है, आप यही समझ लीजिए। बिल्कुल उससे लगा ही हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस को कोश का केंद्रक कहते हैं, है ना, क्योंकि कोशिका का केंद्रक है ऑब्वियस है। तो न्यूक्लियली आर स्मॉल बॉडीज ऑफन सीन विद इन द न्यूक्लियस, द जेल लाइक मैट्रिक्स इन विच द न्यूक्लियर कंपोनेंट्स आर सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड होता है। तो न्यूक्लियली क्या होती है? स्मॉल बॉडीज होती हैं, उसके अंदर होती है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। अ सेल नॉर्मली कंटेन्स ओनली वन न्यूक्लियस। तो नॉर्मली क्या है? ओनली वन न्यूक्लियस मिलेगा एक सेल में। अंडर सम कंडीशंस हाउएवर द न्यूक्लियस डिवाइड्स बट साइटोप्लाज्म डज नॉट, ठीक है। साइटोप्लाज्म डज नॉट, दिस प्रोड्यूसेस अ मल्टी सेलेनियड सेल, इसको syncytium कहते हैं। such as occurs in skeletal muscle fibers, some cells, human red blood cells lose their nuclei upon maturation। तो उसमें क्या है, जो जैसे हमारे आरबीसी होते हैं ना, तो वो न्यूक्लियाई को लूज कर देती है जब मैच्योर हो जाती है, ठीक है। बिकॉज द न्यूक्लियस हाउसेज एन ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड विच डिटरमाइंस द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्या होते हैं? प्रोटीन। Sequence of proteins critical for day-to-day functions. It primarily serves as the information center of the cell। अब ये याद रखना है आपको, information center of the cell, ठीक है। उसकी तरह काम करता है। तो information in DNA is transcribed और
copied into a range of messenger ribonucleic acid mRNA molecules, and uh, each of which encodes the information for one protein, in some instances more than one protein, such as in the bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरिया का आपको इसमें लिख ही दिया है मैंने. The mRNA molecules are then transported through the nuclear envelope into cytoplasm, where they are translated, serving as the templates for the sorry specific proteins. तो आप इतना समझ लीजिए, ये जो भी इंफॉर्मेशन दी है ये आपको करना है तो आप कंप्लीट कर लेना. आपको थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन में जाना है, ये तो आपको 2-3 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा. ठीक है, तो जो हमारा सेल है, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है और उसके अंदर न्यूक्लियोइड है. ठीक है, उसमें छोटे छोटे जो स्मॉलर बॉडीज हैं इनको न्यूक्लियाई बोलेंगे हम. ठीक है, और इस न्यूक्लियस के पास ही आपको ये राइबोसोम मिलेगा, ईआर मिलेगा. ठीक है, ईआर पे राइबोसोम लगा हुआ होगा. ठीक है, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रखता है. इसमें आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है, आरएनए मिलेगा और जीन्स मिलेंगे. ठीक है, तो आपको हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इसी में मिलेगी. ठीक है, और इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जो लिक्विड होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे. ठीक है, अब लाइसोसोम को देख लेते हैं, लाइसोसोम क्या है. ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन डी डूवे. ये ध्यान रखना है, दुबे जी नहीं है, ये डूबे हैं. ठीक है, क्रिश्चियन डी डूबे लाइसोसोम की डिस्कवरी की थी. लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन enclosed organelles that contain an array of enzymes capable of breaking down all types of biological polymers, proteins, nucleic acid and carbohydrates and lipids. तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें इतना जहर घुला हुआ है भाई साहब. अच्छा जहर है, मतलब कि अगर कोई चीज खराब हो गई है तो ये जहर से उसको खत्म कर देगा. ठीक है, कभी कभी हमको जरूरत होती है ना, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कोई कॉप्स मतलब किसी की लाश पड़ी हुई है, तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो जो इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे या थोड़े बड़े से, कुछ दिख जाते हैं, कुछ हमको दिखते नहीं है, वो उसको खत्म कर देते हैं. बोन्स बचती हैं, फिर थोड़े टाइम बाद बिल्कुल प्रॉपर बोन ही बचेगी, है ना. तो आप ऐसा समझ लीजिए, लाइसोसोम जहाँ पे होता है ना, वो खराब सेल है, बेकार सेल है, कुछ भी चीज काम नहीं कर रही तो उसको खा जाता है, खराब कर देता है. कहता है कि देखता हूँ भाई तुम कैसे खराब करते हो सब चीजों को ना, वरना तो पूरे में जहर फैल ही जाएगा. तो ये एक टाइप से हेल्प कर रहा है. ठीक है, सो लाइसोसोम फंक्शन एज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल. देखो लिखा है ना, डाइजेशन कर देगा ये इस चीज का. ठीक है, सर्विंग बोथ टू डिग्रेड मटेरियल टेकन अप फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड टू डाइजेस्ट एब्सोल्यूट कंपोनेंट्स ऑफ द सेल इटसेल्फ. तो ठीक है, फालतू के जो आइटम आपको मिलेंगे, ये देखिए अंदर ये लाइसोसोम दिख रहे हैं आपको, ये देखिए लाइसोसोम है. ये कोई भी, मान लो कि सेल का कोई भी ऑर्गेनेल खराब हो जाता है तो ये उसको डाइजेस्ट करके को ठिकाने लगा देगा. ठीक है, आप ये डिटेल में देख ही सकते हैं. ठीक है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं. ठीक है, और ये इसके बाहर प्रोटीन लगी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं, ये देखिए, है ना, ये बॉल जैसे लगे हुए हैं, ये मेम्ब्रेन है इसकी. ईच लाइसोसोम इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन दैट मेंटेन्स एन एसिडिक एनवायरनमेंट. ऑब्वियस है, एसिड तो हो गई. विद इन द इंटीरियर बाय अ प्रोटॉन पंप. ठीक है, lysosomes contain a wide variety of hydrolytic enzyme acid hydroxyls that break down macromolecules such as nucleic acids, protein and polysaccharides. तो उसके अंदर प्रोटीन ही तो है मोस्टली. सेल के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आपको या तो लिपिड मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, पॉलीसेकेराइड है ना. तो ये उन सबके डाइजेशन का काम कर रहा है. Lysosomes are not found in some types of cells such as red blood cells and platelets because they lack a nucleus, and most of the cellular organelles, the RBC dies in spleen. तो आपने देखा होगा कि जो भी चीज है आपकी, वो लिवर में जाके एंड होती है, बट ये आरबीसी जो है ना, वो स्प्लीन में जाके एंड होगी. ठीक है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है. ठीक है, क्योंकि आपको लाइसोसोम कभी भी न्यूक्लियस में नहीं मिलेगा. ठीक है, उसके बाहर ही मिलेगा हमेशा. ठीक है, lysosomal storage diseases are genetic disorder in which a genetic mutation affects the activity of one or more of acid hydrolyls. In such diseases, the normal metabolism of specific macromolecules is blocked, and the macromolecules accumulate inside the lysosomes, causing severe फिजियोलॉजिकल डैमेज और डिफॉर्मिटी. तो लाइसोसोम से क्या डिफॉर्मिटी होती है, फिजियोलॉजिकल मतलब
कोई जो विजिबल है, कोई चेंज जो प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसी एक होती है इसमें हालर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म। किसके मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट आ जाता है? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट मतलब दिक्कत आ जाएगी। इज द लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज, LSD है ये भाई। ठीक है, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसीज है। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपको मैंने बता दिया था। अगर हम साइटोप्लाज्म के साथ ऐड करेंगे न्यूक्लियस को तो प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा। ठीक है। तो इसकी खोज की थी जॉर्डन ने। ठीक है, 1835 में। और पुरकिंजी ने इसको टर्म दिया था 1839 में। तो ये याद रखना है, दोनों चीजें। टर्म कॉइन किसने किया था इसका? पुरकिंजी ने। और जॉर्ज ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है। तो साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड सब्सटेंस एक्सटर्नल टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and internal to the cellular membrane is sometimes described as the non-nuclear content of protoplasm। ठीक है। तो नॉन न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर के बिना, ये आपको मैं बता चुका हूं। प्रोटोप्लाज्म कलरलेस होता है। ठीक है। एंड ग्राउंड सब्सटेंस होता है किसका? लिविंग मटेरियल विद इन द सेल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल, पार्टिकुलरली द न्यूक्लियस। ठीक है। तो protoplasm serves as the substance in which all reactions of living cells are carried out। ठीक है। thus it is essential to all living organism। तो प्रोटोप्लाज्म तो पूरी सेल में ही मिलेगा आपको, क्योंकि पूरी सेल में आपको फ्लूइड मिलेगा। ठीक है। तो आप लास्ट चीज और ये देख लेते हैं सेल की। ठीक है, सीलिया फ्लैजिला। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सीलिया फ्लैजिला क्या होता है। ठीक है। तो सीलिया एंड फ्लैजिला आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मोशन सेलुलर बायोलॉजी। तो जो मोशन होता है सेल में, मोशन होता है इधर से उधर, जो मूवमेंट होती है, तो वो किसके थ्रू होगी? तो वो सीलिया और फ्लैजिला से होगी। सीलिया छोटा होगा, फ्लैजिला थोड़ा बड़ा होगा। टेल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है। सो इन मैनी प्रोटिस्ट, आपने सुना होगा प्रोटिस्टा, तो वही है इसमें। ये मैनी प्रोटिस्ट स्पीसीज is the presence of some type of locomotory, locomotory मतलब locomotion, movement organelle easily visible under a light microscope, मतलब छोटे से माइक्रोस्कोप में। a few forms can move by gliding or floating। ठीक है। although the vast majority move by means of whips, whips मतलब होता है मारते हैं ना घोड़े से, whips घोड़ा होता है ना, जो hairs की तरह भी होता है। small hairs known as flagella और cilia respectively। ठीक है। विप्स की तरह अपना फ्लैजिला हो गया, और हेयर्स की तरह, स्मॉल हेयर की तरह हो गया सीलिया। ठीक है। तो इट इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉमनली फाउंड ऑन आउटर मोस्ट साइड ऑफ द सेल। आप ऑब्वियस है, जैसे कोई सेल है तो वो मूवमेंट करेगी, तो आप उसके बॉडी के बाहरी तो आउटर स्ट्रक्चर पे ही कुछ लगा हुआ है ना ऐसे, जिससे मूवमेंट होगी। बताइए आप, है ना। तो इट हेल्प सेल टू मूव। सेलियन फ्लैजिला एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में मूवमेंट ही नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें सीलियन फ्लैजिला ही नहीं होते। बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर इट फीड्स एंड टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर सेल। इट बूस्ट स्पर्म्स टू मूव इन सर्टेन डायरेक्शन फर्टिलाइजेशन। अब आप समझिए कि इतने सारे जो स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, तो जो हम जिसको कहते हैं ना कॉपुलेशन के टाइम पे, मतलब स्पर्म को ओवम से मीट करना होता है। ठीक है। तो मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स अगर मूव कर रहे हैं, तो उसको मूवमेंट कौन देगा, उसको पुश कौन करता है? तो वो आप ये समझ लीजिए सीलिया फ्लैजिलाई वाला पार्ट है। ठीक है। तो उसको वो देगा, किक देगा, बूस्ट देगा। ठीक है। तो बिग हेयर थ्रेड्स फ्लैजिला, और स्मॉल हेयर थ्रेड्स हो गया हमारा सीलिया। ठीक है। अब प्लास्टिड्स पे आते हैं। मैंने अभी आपको इसके बारे में बात की थी। देखिए ये टेनिन की। ठीक है, टेनिन के बारे में बात किया था। प्लास्टिड के बारे में मैंने आपको बताया था। प्लास्टिड आ गया तो मतलब अभी मान के चलिए प्लांट सेल के बारे में बात हो रही है। तो प्लास्टिड्स क्या है? आ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है। सो प्लास्टिड्स ये प्लांट और एल्गी में पाए जाएंगे। ठीक है। प्लास्टिड आर रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। These often contains pigments that are used in photosynthesis and different types of pigments that can change the color of the cell। तो आपने बचपन से ही पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको, फोटोसिंथेसिस को, जिसमें क्या है सनलाइट होती है और दुनियादारी होती है। ये तो मैं सब डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। तो फूड अपना
खाना बना लेगा, ठीक है। उसको जो फूड बनाना होगा ना प्लांट को, वो बना लेगा। प्लांट के फूड बनाने की प्रोसेस का आप समझ लीजिए फोटोसिंथेसिस होगी। तो अब इतना पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि एक ट्री होता है, ट्री के अंदर एक लीफ होती है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उससे उसकी वजह से उसका फूड बनता है। तो जिसमें जो क्लोरोफिल होता है वो हमारा क्या होता है, पिगमेंट होता है, ठीक है। बस इतना याद रखना है। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल, ठीक है। तो एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट तो मतलब हमारा क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया हमारा ग्रीन कलर का। क्रोमोप्लास्ट फिर अलग डिफरेंट कलर हो गए ना, उसके कलर के बारे में बात होगी। तो कोई देखते हैं ना, कोई फ्लावर रेड कलर का होता है, कोई येलो कलर का होता है, सबके अलग अलग कलर होते हैं। प्लास्टिड की वजह से ही तो हो रहे हैं। प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, कॉमनली फाउंड विद इन द सेल्स ऑफ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। मतलब ऐसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस को यूज करके अपना फूड बनाते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। तो प्लास्टिड ये देखिए, ईटोप्लास्ट है, प्रोप्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, एमाइलोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है, प्रोटीनोप्लास्ट है, काफी सारे प्लास्ट हैं। उनमें से एक हमारे भाई साहब हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जैसे ये ग्रीन है ना, लीफ में पाया जाता है, तो इसका भी पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये कॉइन जैसे बने हुए ग्रेनम है, ठीक है। इसके अंदर का जो पार्ट है ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, डार्क ग्रीन दिख रहा है, ये ल्यूमेन है, ठीक है। ये स्ट्रोमा है अंदर, जैसे हमारे में सेल के अंदर होता है ना ये साइटोप्लाज्म, वैसे इसमें स्ट्रोमा है अंदर, ठीक है। और ये इनर मेम्ब्रेन है। तो प्लास्टिड में क्या है, प्लास्टिड वर डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय द अर्नेस्ट हैकल, बट एएफ शिम्पर वाज द फर्स्ट टू प्रोवाइड अ क्लियर डेफिनेशन। तो आप अर्नेस्ट हैकल और शिम्पर का नाम ले सकते हैं, इन्होंने प्लास्टिड के बारे में बताया था। दे आर नेसेसरी फॉर असेंशियल लाइफ प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज। तो ये तो पता ही है आपको। A plastid containing green pigment chlorophyll is called chloroplast, whereas a plastid containing pigments apart from green is called chromoplast। बाकी कलर मैंने बता दिया आपको। A plastid that lacks pigment is called a leucoplast। इसमें पिगमेंट होते ही नहीं है, कलरलेस हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया। एंड इज इन्वॉल्व इन मैनी मेनली इन फूड स्टोरेज, ठीक है। तो प्लास्टिड के टाइप हैं, इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा डिटेल में, मैं कोशिश करता हूँ अगर जूम हो जाएगा तो। ये देखिए, ठीक है। तो प्लास्टिड में ईटोप्लास्ट है, ईटोप्लास्ट करता है क्रिस्टलिन प्रोलैमिनर बॉडीज हैं, प्रीकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से पहले का पार्ट है ये ईटोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या है, पिगमेंट सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट करेगा फोटोसिंथेसिस और लिपिड सिंथेसिस का काम करेगा। ल्यूकोप्लास्ट करेगा सिंथेसिस करेगा किसका, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का, मतलब प्रोटीन वाला काम हो गया। एमेलोप्लास्ट मतलब होगा जो स्टोरेज करेगा स्टार्च एंड शुगर्स को। आप इसको देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसीलिए इसको डायग्राम को लगाया है। स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑल का काम कौन करेगा, एलायोप्लास्ट। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, तो आप उसी या तो आप खुद ही बना लीजिए निमोनिक्स, उससे आपको याद हो जाएगा। प्रोटीनोप्लास्ट इसमें लिखा ही हुआ है ना, साइट्स ऑफ एंजाइम्स एक्टिविटी, ठीक है। तो उसमें तो लिखा ही हुआ है, तो उसमें तो कुछ ऐसा याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। अब प्लास्टिड में आप ये देखिए, क्लोरोप्लास्ट है वो लीफ और स्टेम में, क्योंकि फूड मेकिंग का काम है ना, फूड मेकिंग कौन कर रहा है, लीफ और स्टेम कर रहा है, लीफ कर रहा है प्राइमरली। जैसे ल्यूकोप्लास्ट है तो ये फूड स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ होता है, रूट में होता है, तो ल्यूकोप्लास्ट आपको रूट में मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट आपको लीफ में मिलेगा। और क्रोमोप्लास्ट कहाँ मिलेगा आपको, जैसे कलर कहाँ बदलते हैं, फ्लावर्स में, मोस्टली फ्रूट्स में। तो कलर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में मिलेगा, तो आपको क्रोमोप्लास्ट वहां मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी कैरेट होती है ना, तो कैरेट कैसी होता है, हल्की सी ऑरेंज की लगी होती है, तो उसमें बीटा कैरोटीन होता है, तो पिगमेंट है कैरोटीन, ठीक है। बेटा लेंस आपको बीटरूट में मिलेगा, चुकंदर में, ठीक है। लाइकोपीन आपको टमाटर में मिलेगा, ये याद करना है। ये वेरी वेरी आईएमपी है, ठीक है, वेरी आईएमपी है चीज। जेंथोफिल्स क्या होते हैं, येलो पिगमेंट्स दैट आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ द कैरोटेनॉइड ग्रुप। कैरोटेनॉइड ग्रुप में ये आ गया ना हमारा, कैरेट आ गया, देखो कैरोटीन है, ठीक है। द वर्ड xanthophyll is made up of Greek words xanthos meaning yellow and phyll means leaf, ठीक है। तो आप ये देखिए, क्लोरोफिल ग्रीन हो गया, xanthophyll हो गया थोड़ा लाइम ग्रीन, ठीक, ऑरेंज हो गया कैटोनिन, ठीक है। कैरोटीन हो गया अपना थोड़ा ऑरेंज कलर, एंथोसाइनिन हो गया हमारा थोड़ा रेड कलर, और टेनिस हो गया थोड़ा ब्राउन कलर, ठीक है। अब आपके लेक्चर को मैं यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमोसोम्स को पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है।
तो अभी तक जितना मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसका फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। मैंने कहाँ से शुरुआत की थी? मैंने शुरुआत की थी वैक्यूल से। ठीक है, तो वैक्यूल, इसको रसदानी या रिक्तिका कहते हैं। ये कुछ नहीं होता है, ये एक, आप ये मान के चलिए, एक्सेस वाटर को होल्ड करने वाली चीज है, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ये एक ऐसा स्पेस होता है जो विच इज डिवॉइड ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग विच हेल्प्स इन, जैसे कि कह सकते हैं ना कि अ, ये फालतू की जो चीजें होती है ना, फालतू, उसको साइज साइज बढ़ रहा होता है, उसको ये लिमिट कर देता है ना, वरना सेल और काफी बड़ी हो जाती है, तो ये इसको बचा लेता है, आप ये कह सकते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू दैट there two types of vacuoles, smaller one and larger one. So you will find a smaller one in animal cells and larger one in plant cells. ठीक है, so this much you need to know. इसके आगे आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे टेनिस के बारे में आपको मैं एंड में बता चुका हूँ ना, ये एक एक टाइप का पिगमेंट है, ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है? तो सेंट्रोसोम इज बेसिकली अबाउट सेल डिवीजन। तो माइक्रोट्यूबल्स है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि तो सेंट्रोसोम्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। फिर इनके बीच में माइक्रोट्यूबल्स अकोमोलेटेड हो जाते हैं। उसी प्रोसेस में ये जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो रेप्लिकेट करते हैं, डॉटर सेल्स में डिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोसोम क्यों जरूरी है? सेल डिवीजन के लिए जरूरी है, ठीक है। इसकी डिस्कवरर कौन है? थियोडर बोवेरी है, ठीक है। तो तारक काय कहते हैं। ईआर का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये क्या है? स्केलेटन है, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, वैसे ये स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, ठीक है। ये आपको न्यूक्लियस के पास मिलेगा, और स्मूथ जो ईआर है और एक रफ ईआर है। स्मूथ ईआर में आपको जो मैंने बताया था शॉर्ट ट्रिक, चिकना रहेगा फैट, स्मूथ फैट हो गया तो लिपिड हो गया, ठीक है। और रफ होगा तो प्रोटीन के बारे में बात होगी, ठीक है। 70s 80s के बारे में बता दिया। 70s आपको मिलेगा स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, प्रोकैरियोटिक्स में, और आपको लार्जर वाला मिलेगा आपको, हाँ, जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, 80s उसमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें बाकी तो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी थी। अब कैल्शियम आयन के बारे में बताया था, जो कि हेल्प करेगा आपको नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। राइबोसोम के बारे में आपको बता ही दिया था, स्मॉल 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 टाइप के आपको ऐसे मटर के दाने की तरह मिल रहे थे ना उसमें। ये आपको पूरे प्रोटोप्लाज्म में भी मिलेंगे, और मेनली आपको कहाँ मिलेगा? ईआर के पास, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, मतलब इसमें आपको आरएनए मिलेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इसमें 65, मतलब 2/3 आपको आरएनए मिलेगा, उसके अलावा जितने भी पार्ट होगा प्रोटीन होगा, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये एक प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, ठीक है। राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबो, इसको राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड, आप राइबो प्रोटीन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट के बारे में बता दिया था। स्मॉलर सब यूनिट में बताया था आपको एमआरएनए टिक करना है आपको, लार्जर सब यूनिट में आपको टीआरएनए टिक करना है, ठीक है। न्यूक्लियस के बारे में आपको बता ही दिया, ब्रेन होता है सेल का, ठीक है। ये सबको देखता है, कोई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, यही देखेगा, न्यूक्लियस देखेगा कि तुम ढंग से काम कर रहे हो नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया आप ढंग से काम कर रहे हो कि नहीं, गोल्गी बॉडी आप ढंग से काम कर रहे हो नहीं, ये सब चीजें देखेगा, सब चीजें देखता रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें हमारी क्रोमोसोम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें आपको डीएनए मिलेगा, इसमें आपको आरएनए मिलेगा, इसमें आपको जीन मिलेंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन इसमें आपको मिलेगी, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटी छोटी स्मॉलर बॉडीज होती है ना, उनको हम न्यूक्लियस कहेंगे। और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, ये सिर्फ एक रिकैप है ना। लाइसोसोम मैंने बताया आपको। लाइसोसोम क्या होगा? लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम, जो हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करता है, जिससे कि जो जो भी चीज पॉइजनस होने से बचा लेता है। कोई भी चीज खराब हो रही है तो उसको डाइजेस्ट कर देगा, ठीक है। क्रिश्चियन डी डुवे ने इसकी डिस्कवरी की थी, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में। और प्रोटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको मिला के प्रोटोप्लाज्म बनेगा, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला क्या है? इससे आप सीलिया फ्लैजेला दिमाग में है तो आप समझ लीजिए कि मूवमेंट के बारे में हो रही है, लोकोमोशन के बारे में हो रही है, ठीक है। तो लोकोमेटरी ऑर्गेनील है सीलिया, मतलब, और फ्लैजेला मतलब ज्यादा कुछ नहीं है।
ये मूवमेंट हेल्प कराएंगे, बिल्कुल सेल की आउटर बॉडी पे मिलेंगे आपको, तभी तो मूवमेंट हो पाएगी, है ना। इसीलिए आपको छोटा स्ट्रक्चर होता है हेल लाइक, और फ्लैजेला थोड़ा बड़ा होता है वेप लाइक, ठीक है। और प्लास्टिड का मैंने आपको अभी अभी बताया, प्लास्टिड में सारे प्लास्टिड के टाइप हैं, ठीक है। ये पिगमेंट है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड स्टोरेज का काम होगा। फूड स्टोरेज मेनली कहाँ होगा, फूड प्रोडक्शन कहाँ होता है, लीफ में और स्टेम में। तो आपको अगर ये क्लोरोप्लास्ट मिलेगा तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा आपको, लीफ में स्टेम में मिलेगा। और ल्यूकोप्लास्ट आपको कहाँ में मिलेगा, जब फूड स्टोरेज होता है रूट में, ठीक है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट हो गया हमारा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट फ्लावर और फ्रूट्स में मिलेगा, क्योंकि कलरफुल वाला काम है। ये मैंने आपको बताया, कैरेट में बीटा कैरोटीन होता है, बेटलिन होता है बीटरूट में, चुकंदर में, और लाइकोपीन होता है हमारे टोमेटो में, ठीक है। जेंटोफिल भी आपको मैंने बता दिया। हैकल और शिम्पन ने इनका नेम किया था इनको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज में ये काम में आते हैं। और ये पूरा मैंने बता दिया कौन सा क्या है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। क्रोमोसोम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए।